सबसे बड़ा सवाल रहता है आप लोग का कि एनसीईआरटी कौन सा लें। एनसीईआरटी देखिए न्यू आया हुआ है, मेरे पास ये ओल्ड है। ठीक है, न्यू में क्या है ना, सिर्फ दिया हुआ है लैंग्वेज ज़्यादा है, क्वेश्चन या फैक्ट कम दिया हुआ है। ठीक है, स्कूल में चेंज कर दिया गया है ये, लेकिन क्वेश्चन सवाल अभी भी क्योंकि ऊपर चेंज नहीं हुआ है, सवाल बनेंगे यहीं से। तो आप लोग ओल्ड खोज लीजिए, है तो एनसीईआर साइंस का। अगर नहीं है तो फिलहाल मैं पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, सारा पीडीएफ अपने पास रख लीजिए। मैं जो पढ़ाता हूँ उस लाइन को ध्यान से समझें, और चाहे तो आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो आगे हम शुरू करते हैं। और वीडियो को शेयर सभी कर जरूर करें, जो नए लड़के जो तैयारी करते हैं उन तक जरूर पहुंचे। तो पिछली वीडियो में जो पढ़ाए थे हम, उसके आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 2 पढ़ाए थे, उसका क्वेश्चन से कुछ बताए थे। यहाँ से क्वेश्चन आएंगे कि पाचन जो होता है शुरू होता है कैसे, शुरू होता है कहाँ लास्ट होता है। तो जान लीजिए कि पोषण एक जटिल कैसा क्या प्रक्रम है, जटिल प्रक्रम है। पहले अंतर्ग्रहण, ठीक है, फिर क्या अंतर्ग्रहण का पाचन कहाँ होता है, मुख में, फिर यहाँ से स्टार्ट होता है आमाशय से, फिर छोटी आंत, फिर बड़ी आंत, फिर अवशोषण कहाँ होता है ये, अवशोषण छोटी आंत में, वही जो होता है अंगुली नंबर शोषणा, दीर्घरोम, फिर स्वांगीकरण जो हमारे पूरा ब्लड वेसल्स में वाहिकाओं में डाल देता है, फिर निष्कासन मल द्वारा। क्लियर। मंड जैसे कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख से ही आरंभ हो जाता है। क्लियर, मंड का मुख से आरंभ होता है, लाल लाल रंस एमाइलेज निकलता है वहां से। प्रोटीन का पाचन कहाँ, देखिए यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रोटीन का पाचन आमाशय में प्रारंभ होता है, हम बताए थे। प्रोटीन को सॉरी जटिल से सरल में विघटन करते हैं, आमाशय में शुरुआत होता है प्रोटीन का। वसा का पाचन कहाँ से होता है, पित्त रस से, बताए थे ना। और तीन जो आपका छोटी आंत में जो तीन चीज टूटता है, वसा का मलसीकरण होता है, वसा वसा में जाके गिलसॉल में बनता है, प्रोटीन अमीनो में बनता है ना। ये चीज को देख लीजिएगा पीछे जो बताए थे आपको। अब देखिए क्षुदा, अब यहाँ पे क्या है आगे, आगे क्या है, मंड कार्बोहाइड्रेट पाचन मुख से हुआ, प्रोटीन पाचन आमाशय से प्रारंभ हुआ, ये क्वेश्चन आएगा। प्रोटीन का पाचन कहाँ से स्टार्ट होता है, आमाशय से। कार्बोहाइड्रेट पाचन कहाँ से होता है, मंड से। यकृत द्वारा स्रावित पित्त, बोल रहे थे लीवर के नीचे में यकृत होता है दाहिने बगल में। और अग्नाशय से अग्नाशयी रस दोनों निकला, पित्तरस अग्नाशयी रस एवं क्षुतांत क्षुदांत छोटी आंत द्वारा, तीनों मिलके बताए थे। अग्नाशय से रस निकलता है, एक निकलता है वहां आपका यकृत से, और एक आपका जो छोटी आंत से निकलता है पाचक रस। क्रिया से भोजन के सभी घटकों का पाचन छोटी आंत में पूरा हो जाता है, यही तीनों की सहायता से। ठीक है, पूछ लेगा कि पाचन को पूरा करने में किसका कैसे योगदान है, अग्नाशयी रस है, पित्त रस है। ठीक है, आगे देख लेंगे। जल एवं कुछ लवण बोले थे बढ़िया अवशोषित होते हैं, पचित पदार्थ। आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे देखिए मानव पोषण का द्वारा मुख्य चरण क्या क्या है, क्वेश्चन है। मानव सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, बताए थे लीवर। आमाशय एसियल अम्ल एवं डेस का स्राव होता है, जो भोजन प्रक्रिया करते हैं। इस क्वेश्चन को आप लोग बनाएंगे और इसका आंसर हम मेरे कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, इतना आप लोग करिए। अब देखिए यहाँ पे देखे, वसा का पूर्ण रूप में पाचन जिस अंग में होता है वो कौन है, छोटी आंत। बोले तो वसा का मलसीकरण में होता है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, कितने अच्छे अच्छे सवाल। इस पीछे में जो सवाल बनते हैं इसके ऑब्जेक्टिव को जरूर लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर है उष्मा। उष्मा में ज्यादा कुछ विशेष नहीं पढ़ना है। उष्मा में मेन मेन क्या है कि हमारा जो ताप मापने के लिए उपयोग किया जाता है उसको तापमापी थर्मामीटर कहते हैं, इसको डॉक्टरी थर्मामीटर कहते हैं। क्लियर। अब देखिए ये क्वेश्चन सब थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो सकता है कि डॉक्टरी थर्मामीटर से हम 35 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड ताप ही माप सकते हैं। कहाँ इसका ताप परिसर कितना से कितना होता है, 35 से 42 से, ये याद रखने वाली बात है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे इसका एक छोटे भाग का मान 1/5 डिग्री, जीरो, ये जो तापमापी में होता है 1/5 डिग्री सेंटीग्रेड 0.2 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, थर्मामीटर को अच्छी प्रकार देख लेंगे, प्रतिरोधी रोगाणु। अब देखिए थर्मामीटर दे देंगे, इस तरह का सवाल हम लोग लगता है लेकिन देंगे। थर्मामीटर का अच्छा प्रकार क्या होगा, यह क्या होना चाहिए, प्रतिरोधी होना चाहिए, रोगाणु सॉरी रोगाणुरोधक होना चाहिए। ठीक, घोल का उपयोग करना सुरक्षित रहता है इसके लिए। ठीक है, रोगाणुरोधक घोल का उपयोग करता है। अब इसे अपने हाथ में कसकर पकड़िए, ये छोड़िए, ये सब जानना जरूरी नहीं है, आगे देखते हैं। हमारा मानव शरीर का सामान्य ताप 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, और हमारा थर्मामीटर का ताप कहाँ से कहाँ तक मेंटेन होता है, 35 से 42 डिग्री।
एक 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 लाइन को ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना, साइंस आपको बहुत बढ़िया हो जाएगा। हर बुक का तोड़ यही है, ठीक है। देखो, थर्मामीटर धूप में और आग के पास रखना नहीं चाहिए, क्योंकि ये टूट जाता है, ठीक है। 35 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, बताए थे। क्लियर। एक बेहद इंपॉर्टेंट सवाल क्या है, प्रयोगशाला तापमापी का परिसर कितना होता है। जैसे थर्मामीटर तापमान से 35 से 42, प्रयोगशाला वाला जो होता है वो -10, 110 से लेके 110 तक है, ठीक है। अब देखेंगे उष्मा उष्मा का स्थानांतरण कैसे होता है। देखेंगे जो है ना, ये चालन चालन पहले देखेंगे। चालन चालन कैसे होता है, किसी वस्तु को गर्म करते हैं, गर्म करने के बाद ये उष्मा का स्थानांतरण होता है। कैसे होता है, ये ठंडे सिर की ओर निकल जाता है, टच होना चाहिए। ठोसों में उष्मा प्राय चालन के प्रक्रम द्वारा होता है, ऐसा जो कि हमारा, जैसे यहाँ देखिए एग्जाम्पल में चालन, यहाँ पे बक्सा है, यहाँ पानी है, यहाँ पे इसका ये लोहा है जो भी है, यहाँ पे गर्म करते हैं, ये यहीं पे उष्मा गति करते हुए यहाँ पहुंचती है, यही एक चालन प्रक्रिया। क्लियर, ठीक है। किसी धातु की पट्टी में उष्मा का स्थानांतरण का अध्ययन यही है। जो पदार्थ अपने से होकर उष्मा को आसानी से जाने देता है उन्हें क्या कहते हैं, उष्मा का चालक। बताए थे, एक होता है विद्युत का चालक, एक होता है उष्मा का चालक। तो उष्मा का चालक वही होता है जो पदार्थ उष्मा को अपने से जाने देता है अच्छे से, उसको उष्मा का चालक करता है। अब उष्मा क्या क्या हो सकता है, एल्युमिनियम, आयरन, लोहा तथा कॉपर, ठीक है। जो पदार्थ अपने से उष्मा को आसानी से नहीं जाने देता उसको उष्मा का वो चालक कहते हैं। क्लियर। हम लोग चालन समझ गए कि जो हमारा जो ठोस वस्तु रहता है उसमें चालन के माध्यम से हमारा उष्मा प्रवेश करता है किसी चीज में। एग्जाम्पल दे दिए हैं, कहीं न कहीं संपर्क होता है, यहाँ पे गर्म हुआ और गर्म होने के बाद ये गति करते हुए यहाँ पहुंचते हैं। अब अगला देखेंगे ना, संवहन। संवहन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। संवहन में कैसे हमारा जो वर्षा होता है संवहन की वजह से। देखिए संवहन क्या होता है, जब ये जल गर्म हो जाता है, ऊपर उठता है, तो आसपास से जल फिर से इसके स्थान पर आ जाता है। अब देखिए, अब हम बोलेंगे कि पानी पानी गर्म कैसे होता है ना। होता क्या है, यहाँ पे चालन दिए, चालन होने के बाद यहाँ पर जो गर्म होने के हम पता होगा, गर्म चीज ऊपर उठता है, हमेशा ऊपर चला जाता है और ठंडा नीचे आ जाता है। उसके बाद क्या, इसके स्थान पर आ जाता है। इस प्रक्रिया को तब तक चलती रहती है जब तक सारा जल गर्म न हो जाए। उष्मा का स्थानांतरण को, इस विधि को संवहन कहते हैं। अब पूछेंगे कि अब पानी कैसे गर्म होता है, तो क्या आंसर दीजिएगा, चालन कि संवहन। तो संवहन दीजिएगा इसका आंसर। समझ रहे हैं। देखिए, क्योंकि जैसे धीरे धीरे जैसे गर्म होता है ऊपर चल जाता है, ठंडा नीचे आता है, फिर गर्म होता है ऊपर चल जाता है। इस प्रक्रम को, उष्मा का स्थानांतरण, इस विधि को संवहन कहते हैं। क्लियर। संवहन भी क्लियर। देखिए एग्जाम में डायरेक्ट मिलेगा, वायु का गर्म होना किस विधि से, चालन, संवहन, विकिरण। तो वायु में उष्मा का संवहन कैसे होता है, देखिए उष्मा स्रोत के पास की वायु गर्म होकर ऊपर उठती है, इस प्रकार की वायु भी गर्म हो जाती है और धीरे धीरे प्रक्रिया चलती रहती है। इसको ही क्या कहते हैं, वायु में उष्मा का स्थानांतरण संवहन द्वारा होता है। यहाँ पे पानी गर्म होता है संवहन द्वारा, क्योंकि जल के ऊपर नीचे होते रहता है, ठीक है। अच्छा, एक बात हम लोग अक्सर देखे होंगे, एग्जाम में आता है समुद्री समीर और थल समीर के बारे में। अक्सर हम लोग कंफ्यूज होते हैं, आज हम इसको क्लियर कर देते हैं। समुद्री समीर, और ये कभी कभी एग्जाम में ऐसे आता है, समुद्री समीर दिन में उठता है कि रात में। अब देखिए, सबसे पहले फिगर कैसे हम लोग को याद रहेगा। ये समुद्री समीर, ये दिन में उजाला उजाला है, शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं पहले। उजाला है दिन में, और थल समीर रात में। अब ये कैसे चलता है, जब क्या होता है ना, दिन में हमारा पृथ्वी जल्दी गर्म होता है, जल्दी गर्म होता है, तो गर्म होने के बाद यहाँ का हवा ऊपर चल जाता है। गर्म होने के बाद, तो गर्म हवा जब ऊपर चल जाता है तो यहाँ पे क्या होता है, लो प्रेशर वायु संबंध द्वारा गर्म होती है, इसलिए ज्वाला से ऊपर के हाथ गर्मी अनुभव करता है। देखिए, बस वायु संवहन द्वारा गर्म बने। देखिए अब क्या होता है ना, जब वायु चला गया ऊपर, आप उसके उसके बाद क्या होता है, वायु लौ के ऊपर निकलती, सॉरी इतने समझिए, क्लियर नहीं। जब ऊपर चला जाता है तो यहाँ पे लो प्रेशर हो जाता है, और लो प्रेशर होता है उस समय समुद्र का जल जो होता है समुद्र के आसपास, वहां पे हाई प्रेशर रहता है, क्योंकि वो पानी धीरे धीरे ठंडा होता है। इसीलिए हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवा चलता है, उसी को समुद्री समीर कहते हैं। यही समुद्री समीर दिन के वक्त चलता है, ये देख रहे हैं समुद्री समीर, क्योंकि यहाँ पे गर्म हवा होने की वजह से जल्दी पृथ्वी गर्म होती है, हवा जल्दी ऊपर, हवा ऊपर उठ जाती है, और यहाँ पे लो प्रेशर होता है,
इस वजह से ये जो है यहाँ से इधर हवा चलती है, क्योंकि ये जल्दी धीरे धीरे पानी गर्म होता है। और यही चीज उल्टा होता है रात में सल समय। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए बता है, दिन के समय में स्थान धरती थल जल की अपेक्षा से गर्म होता है। अभी बताए थे दिन के समय गर्म होता है, स्थल के ऊपर की वायु गर्म होकर ऊपर उठ जाती है, और नीचे हो जाता है कम प्रेशर। इसका स्थान लेने के लिए समुद्र की ओर से यही जो लो प्रेशर होता है ठंडा स्थल की ओर बहती, इसी को स्थल समीप बोलते हैं। सॉरी, इसी को समुद्री समीप बोलते हैं, समुद्र से आया ना। चक्र को पूरा करने के लिए स्थल की ओर गर्म वायु समुद्र की ओर बह जाते हैं। अब क्या होता है, इस चक्र को पूरा करने के लिए स्थल की ओर से, अब यहाँ पे गर्म हल्का है तो वो वायु कहाँ चल जाता है, समुद्र की ओर चल जाता है। ठीक है, ठंडा वायु कहाँ से आता है, समुद्र से, और गर्म वायु समुद्र में चल जाता है। समुद्र की ओर से आने वाली ये समीर को समुद्री समीर कहते हैं। समुद्र समीर की ठंडी का लाभ उठाने के लिए तटीय क्षेत्रों में भवनों में खिड़कियां समुद्र की ओर बनाई जाती है। ठीक है, अब रात्रि में क्या बोले, इसका ठीक विपरीत होता है। इसका ठीक विपरीत है, दिन में समुद्री समीर चला क्योंकि दिन में गर्म पृथ्वी ज्यादा होता है। रात्रि में क्या होता है, समुद्र का जल समुद्र का जल स्थल की अपेक्षा धीमी गति से ठंडा होता है। अब देखिए स्थल क्या होता है, जितना तेजी से गर्म होता है उतने तेजी से ठंडा होता है, लेकिन जल जो होता है वो जितना धीरे गर्म होता है उतने धीरे वो ठंडा होता है। इस धीमी गति से ठंडा होता है, इसलिए स्थल की ओर ये ठंडी हवा वायु समुद्र की ओर बहती है। इसलिए स्थल की ओर से ठंडी वायु अब होता है क्या, रात में तो गर्म है पानी, अब पानी गर्म है तो वहां पे क्या हो गया, लो प्रेशर हो गया। इधर हमारा स्थल जो है ठंडा हो जाता है तो यहाँ हाई प्रेशर है। हाई प्रेशर से लो प्रेशर, यानी कि रात में हमारा समुद्री समीर चला, अरे सॉरी स्थल समीर चला। क्लियर, ये फिगर दिया हुआ आप लोग समझ जाइएगा। फिर आगे हम लोग देखते हैं, है ना, थल समीर हो गया। अब देखिए सूर्य से हम उष्मा कैसे पहुंचाते हैं धरती तक, सूर्य से हम तक कैसे उष्मा आती है। देखिए चालन अथवा संबंध द्वारा हम तक तो नहीं पहुंच सकता, क्योंकि चालन के द्वारा टच होना चाहिए, संबंध के द्वारा तो कोई वायुमंडल होना चाहिए डायरेक्ट, पहले यहाँ गर्म होता है ऊपर नीचे होता है। लेकिन सूर्य की बहुत दूरी है, वहां से हम तक कैसे पहुंचता है, कोई तो माध्यम होगा। इन दोनों प्रकार उष्मा का स्थान के लिए माध्यम की आवश्यक है। किसके लिए, चालन और, अब देखिए स्टेटमेंट बना के क्वेश्चन आएगा, चालन चालन के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, संवहन के लिए नहीं। तो चालन के लिए हम लोग देख तो लेते हैं कि माध्यम है, इस संवहन में भी तो है, पानी नीचे करके गर्म करके ऊपर जाता है, ऊपर से नीचे होता है, इस प्रक्रम चलते रहता है। तो चालन और संवहन जो है ये हमारा टच समुद्र द्वारा, हाँ, हम तक ये सॉरी माध्यम की आवश्यकता होती है। लेकिन अब ये जो हम तक पहुंचता सूर्य की किरण अधिकांश स्थान कोई माध्यम नहीं होती है, सूर्य से हम तक उष्मा का एक अन्य प्रक्रम द्वारा आते से विकिरण करते हैं, क्योंकि इसमें माध्यम नहीं होते हैं। ठीक है, माध्यम जैसे वायु अथवा जल की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, माध्यम विद्यमान हो ना हो विकिरण द्वारा उष्मा का स्थानांतरण हो सकता है। आपके लिए यही है, माध्यम हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है विकिरण के लिए। अब देखेंगे उष्मा को विकिरण द्वारा ही परिवेश को स्थानांतरित करना, उष्मा को विकिरण द्वारा ही परिवेश को स्थानांतरित करना है। हमारा शरीर विकिरण द्वारा परिवेश को उष्मा देता है। अब देखिए हमारा शरीर विकिरण द्वारा परिवेश को उष्मा देता है, देखिए ये कितना, और तथा उसमें उष्मा ग्रहण करता है। ये देखिए ये लाइन याद रखिएगा, हमारा शरीर जो विकिरण द्वारा, विकिरण इसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं, इसी के द्वारा परिवेश को उष्मा देता है, उसमें उष्मा का ग्रहण करता है। सभी गर्म पिंड विकिरणों के रूप में, सभी गर्म पिंड विकिरणों के रूप में, विकिरण के रूप में उष्मा विकिरित करते हैं। जब ये उष्मा विकिरण किसी अन्य वस्तु से टकराते हैं, कुछ भाग परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, ये उष्मा चैप्टर छोटा था। अब देखिए यहाँ पे जो लास्ट में है उसका क्वेश्चन देख लेंगे। ताप किसी वस्तु का उष्णता की कोटि को दर्शाता है। तापमापी एक व्यक्ति जो ताप मापता है। डॉक्टरी थर्मामीटर बताए थे 35 से 42 डिग्री काम करता है, और प्रयोगशाला वाला -10 से लेके 110 तक काम करता है। मानव शरीर का तापमान कितना है, 37 डिग्री। याद रखिएगा, ये 3 क्वेश्चन यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। उष्मा जो है हमेशा उच्च ताप से पिंड की निम्न ताप की ओर चलता है। एक वस्तु से दूसरी वस्तु उष्मा 3 प्रक्रम द्वारा स्थानांतरित हो सकती है, संवहन और विकिरण। चालन संवहन विकिरण। चालन बोले थे, चालन में और संवहन में माध्यम की आवश्यकता होती है, और विकिरण में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ठोस में प्राय उष्मा का चालन, देखिए ठोस में प्राय उष्मा का चालन द्वारा स्थानांतरित होती है।
द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा संवहन द्वारा स्थानित होती है। अब देखिए द्रव तथा गैसों में ऊष्मा का संवहन द्वारा स्थानीय होती है। ठोस में चालन और द्रव गैस में ये स्थानांतरित संवहन द्वारा। विकिरण द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है। जो पदार्थ में होकर ऊष्मा को आसानी से प्रभावित होने देती है उन्हें ऊष्मा का चालक कहते हैं। फिर ये आगे देख लीजिए, इसका एमसीक्यू है, उसको बना लेना है। अब देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है ना, इसको भी आप लोग बनाइएगा। हम थोड़ा सा बना देते हैं। थल समीर है ना, थल समीर कब चलता है बताए थे ना, दिन के समय में स्थल गर्म हो जाता है तो उस दिन में समुद्र समीर चलता है, क्योंकि समुद्र में ज्यादा उप प्रेशर रहता है। और थल समीर रात्रि में चलता है। कब चलता है? रात्रि में, क्योंकि उस समय समुद्र का जो पानी है धीरे धीरे ठंडा होता है, वहां पे प्रेशर क्या होता है? लो होता है। ठीक है। समुद्र समीर बहने का समय क्या है ये बता दीजिएगा। समुद्र समीर क्या दिन में समुद्र समीर बहा। ठीक, गहरे रंग के कपड़े पसंद करने वाले समय। ठीक है, आगे देख लीजिए। और जिनका भी हाल फिलहाल में रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम है, रेलवे का कोई भी एग्जाम, वो न्यूमेरिकल ये वाला ये सब बना लेंगे। ठीक है। तो फिर अगले अगले वीडियो हम लोग बेहद एक महत्वपूर्ण चैप्टर पढ़ेंगे, अम्ल क्षार लवण। यहाँ से तो भर भर के क्वेश्चन आते हैं प्री या मेंस किसी भी एग्जाम में। तो ठीक है, वीडियो को शेयर जरूर करिए और पढ़िए मन लगा के, साथ साथ लुसेंट भी पढ़िए, अपना उधर प्रैक्टिस भी करते रहिए। ठीक है।